In all of the previous lectures of security market indexes, we were concerned about the stocks or shares. Stock and shares are called the equity funds. Whoever purchases the stocks or shares of any company that become the owner. But now onward, we will study about the fixed income funds. So what are the fixed income funds? The basic example of fixed income funds are the bonds. हमें पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं. Bonds are the fixed income funds or fixed income securities. Whoever purchases the bonds become the creditor and is entitled to receive a fixed income over the lifetime of the bond. ये जो सिक्योरिटीज़ हैं बॉन्ड्स और जो हमारी फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं उसमें और भी बॉन्ड्स के अलावा आपके डिबेंचर्स आ जाती हैं. और हमें ये भी पता है कि बॉन्ड्स जस्ट कोई कंपनी इशू नहीं करती, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करती हैं. बॉन्ड एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है और हमें इस चीज़ का भी पता है कि इक्विटी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं हमारे बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, बिकॉज दे प्रोवाइड मोस्ट इनकम टू द इन्वेस्टर्स. हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऑनर बन जाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिलता है. लेकिन अगर कोई अपनी जो है वो पार को और वेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसको बॉन्ड्स परचेज़ करने चाहिए. लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक डेफिनेट प्रॉफिट होता है जो कि हमें हर हालत में रिसीव होना ही होता है. तो हम सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस में जैसे स्टॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉक इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वेटिंग टेक्निक्स यानी कि इक्वल वेटिंग था, उसके अलावा प्राइस वेटिंग था, उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. उस तरह से बॉन्ड्स की कैसे वैल्यूएशन की जाती है, बॉन्ड्स को किस तरह से इंडेक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे. कुछ चीज़ें जो है वो हमें पहले से पता होनी चाहिए. एक बेसिक पॉइंट्स हैं हमारी फिक्स्ड इनकम फंड्स के हवाले से जो हम अपनी सिक्योरिटी मार्केट के हवाले से भी स्टडी करते हैं. सिक्योरिटी मार्केट्स जिनको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज भी कहते हैं उसमें हमारे पास कुछ होते हैं डीलर्स और कुछ होते हैं हमारे पास ब्रोकर्स. बेसिकली ये दोनों जो हैं वो हमारे अंडर राइटर्स हैं जिनको हम इंटरमीडियरीज भी कहते हैं. ठीक है, डीलर्स हों या ब्रोकर्स हों, ये इंटरमीडियरीज हैं जो कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में काम करते हैं. ये वहाँ पे ट्रेडर्स के तौर पर होते हैं. बेसिकली जो आपके ब्रोकर्स हैं वो आपके बायर और सेलर के दरमियान में एक कम्युनिकेशन करवाते हैं. ठीक है, और उसके बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है. इनका काम जस्ट बायर एंड सेलर को एक दूसरे से मिलवाना होता है. लेकिन अगर हम डीलर्स को देखें तो डीलर्स ना सिर्फ बायर और सेलर को आपस में मिलवाते हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा और भी काम कर रहे होते हैं. डीलर्स बेसिकली इनका काम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक डीलर हूँ तो मेरे पास एक बैग है. जैसे ही कोई भी सिक्योरिटी सेल होती है मैं उसको उठाकर अपने बैग में डाल लेती हूँ और जब भी जैसे ही उस कंपनी की रेटिंग थोड़ी सी हाई होती है मैं उसको ज़्यादा प्राइस पर क्या कर देती हूँ, सेल कर देती हूँ. जैसे कि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो डाउन टर्न में जा रही है तो उसके शेयर्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, लोग उस कंपनी के शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे. मैं एज अ डीलर क्या करूँगी, उस कंपनी के शेयर्स को कम प्राइस पर परचेज़ कर लूँगी, अपने बैग में डाल लूँगी. ठीक है, और जैसे ही उस कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती है, मार्केट प्राइस उसके शेयर्स की इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है तो मैं उनको फिर आगे से क्या कर दूँगी, सेल करना स्टार्ट करूँगी. तो जो दोनों में परचेज़ प्राइस में और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट. डीलर्स बेसिकली ऐसे काम करते हैं. जो मेरे पास एक बैग है उसको कहा जाता है अकाउंट ऑफ डीलर्स. तो ये हम अपनी सिक्योरिटी मार्केट में डीलर्स और ब्रोकर्स के साथ मिलकर काम करते हैं. और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में डीलर्स का बहुत बड़ा जो है वो एक परफॉर्मेंस होती है इनकी. हमारे पास जो फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस होते हैं उनको जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इन्वेस्टर्स जो हैं जब उनको परचेज़ करते हैं तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के साथ कुछ इश्यूज होते हैं. जब भी हम फिक्स्ड इनकम इंडाइसिस को क्रिएट करने लगते हैं, कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए. इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों को देखना चाहिए. सबसे पहली चीज़ है लार्ज यूनिवर्स ऑफ सिक्योरिटीज़. जो हमारे पास फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है उनका यूनिवर्स बहुत बड़ा है. यूनिवर्स बड़ा होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में किसी कंपनी के स्टॉक्स के ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉन्ड्स इशू करते हैं. कोई कंपनी है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ना सिर्फ फर्म्स बल्कि बहुत सारी जो है वो गवर्नमेंट्स भी, गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो है, अब जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं. स्टॉक्स के जो है हमारी एक अलग टाइप है. जो बॉन्ड्स हैं उनकी मैच्योरिटी जो है एक टाइम पीरियड कंफर्म्ड होता है और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते उनके ऊपर एक फिक्स्ड इनकम मिलता है तो उनका टर्नओवर भी हाई होता है. ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी जो इक्विटी है उसके ऊपर आपको कम रिटर्न मिलता है और जो आपके बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है. ठीक है,
सेकेंड इशू हमारे पास हो सकता है डीलर मार्केट्स एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। डीलर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दे ऑपरेट इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो भी हमारे इंडेक्स प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमारे डीलर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, बेसिकली दे डिपेंड ऑन द डीलर्स। और आपके एक और चीज़ जो कि हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली से बाय एंड सेल होते रहते हैं, ठीक है। कोई पर्सन उसको परचेज कर रहा है, कोई उसको सेल कर रहा है। तो जो स्टॉक्स हैं इनको हम ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो विद इन सेकेंड्स ट्रेड होते हैं। लेकिन जो आपके बॉन्ड्स हैं ये एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, इनकी इनलिक्विड सिक्योरिटी है, मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की होती है, यूजुअली 10 ईयर्स और 20 या उससे अबव की होती है। तो बॉन्ड्स जो है वो इनलिक्विड सिक्योरिटी होते हैं, इनकी ट्रेडिंग भी बहुत कम होती है। अब जिस सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कम हो रही हो उसकी रीसेंट प्राइस को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो जो डीलर्स हैं मैंने आपको बताया कि वो हमारी सिक्योरिटी मार्केट में यही काम कर रहे होते हैं। प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं वैसे ही ये ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी मार्केट में। तो जो भी हमारे इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उनको डीलर्स के साथ जो है अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए डीलर से। और अगर कोई भी बॉन्ड ऐसा है जिसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और उससे काफ़ी साल पहले उसकी बॉन्ड बाइंग एंड सेलिंग हुई थी, यानी कि उसकी ट्रेडिंग नहीं होती, तो उस केस में बॉन्ड्स की तरह की सिमिलर सिक्योरिटीज़ को देखा जाता है और फिर उनकी प्राइसेस को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अलॉन्ग विद दीज बेनिफिट्स हमारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका है इलिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम पीरियड के लिए होते हैं और इनकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, तो इनको हम कह सकते हैं कि दीज सिक्योरिटीज़ आर इलिक्विड। दूसरा ये है कि इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसका एक थर्ड ड्रॉबैक हमारे पास ये होता है कि इसका हाई टर्नओवर तो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट होते हैं। इनके इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वो नॉर्मली जो है रेगुलरली ट्रेड नहीं होती। तो ये आपकी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है कि ये आपको हाई टर्नओवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वो कहता है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जो है वो सारी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। स्टॉक्स आर बेसिकली द सेम, या तो वो कॉमन स्टॉक होंगे या तो वो प्रेफर स्टॉक होंगे, लेकिन बॉन्ड्स की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दे कैन वेरी विद द रेट कॉपन रेट्स, देयर मैच्योरिटीज़, देयर एम्बेडेड ऑप्शंस कि उनको कन्वर्ट किया जा सकता है स्टॉक्स में या फिर नहीं किया जा सकता। तो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो है हमारी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, उनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है एक दूसरे से। और हमने जब भी कोई भी इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने लगता है तो उसको एक वाइड वैरायटी अपने सामने नज़र आ रही होती है। जिस तरह से हम अपने स्टॉक्स के लिए जो है वो इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने देखा था या तो ज्योग्राफिकली किसी इलाके के या किसी कंट्री के जो है हम इंडेक्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर जो सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, उन सब के इंडेक्सेस क्रिएट कर लिए जाते हैं। उसी तरह से बॉन्ड्स के लिए भी हम अलहदा से जो है वो किसी सेक्टर के अकॉर्डिंग इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल सेक्टर हो गया, रीजन्स हो गए, डिफरेंट कंट्री वाइज हो गया, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने जिस तरह से इक्विटी सिक्योरिटीज़ की इंडेक्सेस क्रिएट करते थे, सेम उसी तरह से हम अपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के भी इंडेक्सेस कैलकुलेट करते हैं। और जिस तरह से हम इंडेक्सेस मेथड यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, आपकी ब्रॉड मार्केट जो है इंडेक्सेस वो भी यहाँ पर यूज़ होते हैं। वही सेक्टर इंडेक्स है, स्टाइल इंडेक्स है, और दूसरे जो आपके इंडेक्स मेथड हमने वही प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, जिस तरह से हमारे स्टॉक मार्केट्स का होता है, स्टॉक इंडेक्सेस का होता है, हमारा सेम वैसा ही हम अपने बॉन्ड इंडेक्सेस या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए भी वही यूज़ करेंगे। बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स के अलावा हमारे पास डिफरेंट और सिक्योरिटीज़ भी होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं कमोडिटी मार्केट्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं रियल इस्टेट मार्केट्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेजिंग फंड्स, जिनको हम हेज फंड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के अलावा वो कमोडिटीज़ हैं, वो सिक्योरिटीज़ हैं जिनके अंदर हम कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है और जिनके हम इंडेक्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कमोडिटी मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कमोडिटी इंडेक्सेस को जो है डिस्कस करते हैं। कमोडिटी फंड्स हमारे पास ऐसे फंड्स होते हैं, ऐसे
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हमने अपनी कमोडिटीज़ को, जिनको हम रॉ मटेरियल बेसिकली कहते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं कोई भी ग्रेन, कोई लाइवस्टॉक, कोई भी मेटल, कोई भी एनर्जी। मतलब अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, मेरे पास अगर कोई पैसा है, नया मैं इन्वेस्टर, तो मैं क्या करूँगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लूँगी। कोई भी प्रीशियस मेटल जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया, या फिर कोई स्टील वगैरह, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या फिर कोई भी एनर्जी जो है, उसके अंदर मैं क्या करूँगी, इन्वेस्टमेंट कर लूँगी। और ये हमारे होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है कि आज की डेट में मैं किसी फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए क्या कर लूँगी, प्राइसेस फिक्स कर लूँगी। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 2 महीने बाद मैं आपसे ये चीज़ परचेज़ करूँगी, और उसकी प्राइस मैंने आज खुद ही डिसाइड कर ली है एट $2। तो आने वाले टाइम पीरियड के लिए जब आप पहले से चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये डिफरेंटली जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में, कमोडिटी फंड्स या कमोडिटी इंडेक्सेस में हम इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं हमारे पास कमोडिटी रिसर्च ब्यूरो की, उसके अलावा एसएनपी जो है, जिसको गोल्डमैन सैच्स कमोडिटी इंडेक्स कहा जाता है। ये दो बड़े एग्जांपल्स हैं आपके कमोडिटी इंडेक्सेस की। ठीक है? ये भी हमारी स्टॉक मार्केट में जो है वो ट्रेड करते हैं। अब ये ट्रेड बेसिकली कैसे करते हैं कि जब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट बेसिकली ट्रेड किया जाता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में। कमोडिटी इंडेक्सेस के कुछ इश्यूज हैं हमारे पास। जब भी कोई इन्वेस्टर कमोडिटी इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने लगता है, तो कुछ पॉइंट्स को उसको अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहला है वेटिंग मेथड। कमोडिटी इंडेक्सेस की वेटिंग करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें हम सम टाइम इक्वल वेटिंग को यूज़ करते हैं, या फिर दूसरी कमोडिटीज़ की तरह उसके लिए हम ग्लोबल प्रोडक्शन वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट वेट्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी कमोडिटी इंडेक्सेस को वेट कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हैं उनके लिए तो प्रॉपर एक मेथड है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट स्टॉक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, उनके वेटिंग मेथड डिफरेंट होने की वजह से, एक वाइड वैरायटी होने की वजह से, एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास सेम कमोडिटीज़ के लिए, उनके रिस्क एंड रिटर्न एक्सपोजर को कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है कि जो एक इंडेक्स है उसको प्राइस और एनर्जी कमोडिटीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हो, और दूसरे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिलेटेड कैलकुलेट किया हो। तो हमारा जो भी इन्वेस्टर जब भी कमोडिटी इंडेक्सेस में, कमोडिटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने लगता है, तो उसको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि देयर कैन बी डिफरेंट वेटिंग प्रोसीजर्स टू कैलकुलेट द सेम कमोडिटी इंडेक्सेस। उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास एक पॉइंट है जिसको माइंड में रखना चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को, वो है फ्यूचर्स वर्सेस एक्चुअल। कमोडिटी इंडेक्सेस जो है, हमने भी देखा है कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस कर रही होती हैं, नॉट स्पॉट प्राइसेस पर। अब मेरे पास एक कमोडिटी है, वो आज के उसके दिन में क्या प्राइस है वो वर्थ नहीं रखती। जो उसकी जो किसी फ्यूचर डेट में जाकर उसकी प्राइस होगी, वो मैटर करती है। ठीक है? हमारे पास ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करी होती है हमें। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसलिए है क्योंकि हर चीज़ पहले से फिक्स्ड है, कि अगर चाहे जैसे मर्जी प्राइस फ्लक्चुएशंस आएँ, हम पहले से हर चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं कि आज से 2 महीने बाद इतनी प्राइस होगी। जैसे कि मैंने कहा था $2, वो $2 ही रहनी है, चाहे ये इससे अपवर्ड हो, चाहे वो इससे डाउन टर्न हो। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फ्यूचर प्राइसेस में चेंजेस का कोई चांस नहीं होता। हमारे पास एक रोल्ड यील्ड होता है, ठीक है, सॉरी, एक प्रॉपर यील्ड होता है। यील्ड के रोल होने के चांसेस नहीं होते, यानी कि हर चीज़ पहले से फिक्स्ड होती है। उसके अलावा वो कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड ओवर टाइम बाय अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। हो सकता है कि मेरा जो कमोडिटी फंड का कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 साल का हो, तो फिर 10 साल गुजरने के बाद या तो मैं उसको रीन्यू करूँगी, या फिर उसको मैं क्या कर लूँगी, चेंज कर लूँगी। इन सब रीजंस की वजह से कमोडिटी जो हमारे फंड्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, और हमारे पास एक कमोडिटी का लॉन्ग टर्म में रहना ही एक जो है वो क्या है, सेम सिचुएशन में, सेम पोजीशन में वो डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इस्टेट इंडेक्सेस। रियल इस्टेट बेसिकली कहते हैं लैंड को, ज़मीन को। तो इस्टेट इंडेक्सेस बेसिकली हमारे लैंड के तौर पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो कि लैंड में, ज़मीन में, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो रियल इस्टेट इंडेक्सेस जो है वो परचेज़ करते हैं। अब रियल इस्टेट इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर्टी सेल्स के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो क्या करती है,
डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर रियल स्कीम्स बनाई जाती हैं, ये आपने पढ़ी होंगी। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रियल इस्टेट के रिलेटेड काम करती है। ये सारे मैटर्स को जो है वो सॉल्व कर रही होती है। ये आप टेक्स्ट में भी पढ़ोगे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बनाई ही इसलिए जाती है ताकि जो हमारे पास लैंड के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर जो है उस वर्किंग में लेकर आया जा सके। बेसिकली जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो हमारी क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास डिफरेंट पर्सन है, पर्सन ए बी सी डी, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, अपनी मनी को पूल अप करते हैं। जैसे कि 5-6 बंदे हैं, उन सब ने अपनी मनी दी, वो एक पूल ऑफ मनी बन गया। उस पूल ऑफ मनी को किसी रियल इस्टेट में क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। बात की समझ आई कि 5-6 लोग मिलकर अपना पैसा पूल अप करेंगे और फिर उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाएगा, एक प्रॉपर ज़मीन परचेज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास कमोडिटी इंडेक्सेस हैं, रियल एस्टेट इंडेक्सेस जो हैं वो एक ज़्यादा इलिक्विड एसेट्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके कमोडिटी इंडेक्सेस के सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी क्या करती हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, जिनको कि हम सिक्योरिटी मार्केट में क्या कर सकते हैं, ट्रेड बेस सिंपली कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं हेज फंड्स। हेज फंड्स बेसिकली एक नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको यूजुअली स्टॉक मार्केट में यूज़ बहुत कम किया जाता है। जैसे कि हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ बोरोड मनी के हमारे पास होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं और उनकी प्राइसेस को खुद जो है हम डिराइव करते हैं अंडरलाइन एसेट को देखते हुए, ठीक है। तो ये सारे कहलाते हैं हेजिंग फंड्स। हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट जब जो भी पर्सन करता है वो किस तरह से की जाती है, जैसे कि हमने अभी पीछे रियल इस्टेट में देखा था, जिस तरह से क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स काम कर रहे होते हैं कि डिफरेंट पर्सन अपना पैसा लेकर आते हैं, वो सारे पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उस तरह से हेज फंड्स में भी सेम ऐसा ही होता है। डिफरेंट पर्सन आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और किसी नॉन ट्रेडिशनल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या होता है, बेसिकली इनका हाई जो है वो रिस्क एंड रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न का मतलब है कि इनका जो बीटा है, रिस्क है, वो बहुत हाई होता है, उस तरह से इनको रिटर्न भी बहुत हाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी इनको जो है वो रिस्क टर्निंग पॉइंट पे आ जाता है, इनको नुकसान हो जाता है, तो उनको रिटर्न भी बहुत मिनिमम यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे पास 3 तरह की थी, कमोडिटी इंडेक्सेस थे, रियल इस्टेट इंडेक्सेस थे और हेज फंड थे, कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के अलावा हम इन तीनों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके भी जो है इंडेक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं। जिस तरह के स्टॉक्स और बॉन्ड्स के इंडेक्सेस को हम रेगुलरली जो है मोस्ट रेगुलरली हम स्टॉक्स को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम अपने बॉन्ड्स को इंडेक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। इन सारी जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके लिए इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, बिकॉज क्योंकि इनकी ट्रेडिंग बहुत कम होती है, ठीक है। इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केट तक बहुत कम पहुंचती है, प्राइस फ्लक्चुएशंस भी इनके कम होते हैं, इसीलिए इनके इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।